नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा संचालित ज्ञान 2 प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के मूल तत्व, इसमें जो कोरिलेशन है, सहसंबंध, इसका अध्ययन करेंगे। तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन दो सांख्यिकी श्रेणियों के मध्य दिशात्मक संबंध सहसंबंध कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। यानी कि जब दो सांख्यिकी श्रेणियां होती हैं, एक x और एक y, तो उनके मध्य पाया जाने वाला संबंध सहसंबंध कहलाता है। यानी कि फिर एक बार और देखें इसका अर्थ, तो दो चर मूल्यों में से एक में कमी होने पर दूसरे चर मूल्य में उसी दिशा में या विपरीत दिशा में जो परिवर्तन होते हैं, तो उनके मध्य पाए जाने वाला संबंध सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध के हम प्रकार देखें तो सहसंबंध को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार है वो है धनात्मक व ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध जब दो समंक मालाओं में यानी कि दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, तो उनके मध्य जो सहसंबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध होता है। यानी कि दो चर मूल्यों में एक में वृद्धि हो तो दूसरे में भी वृद्धि हो, एक में कमी हो तो दूसरे चर मूल्यों में भी कमी हो, तो उनके मध्य में जो सहसंबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों श्रेणियों में मध्य संबंध विपरीत दिशाओं में होता है। यानी कि एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे चर मूल्यों में कमी होती है, या एक चर मूल्यों में कमी होने पर दूसरे चर मूल्यों में जब वृद्धि हो, तो उनके मध्य पाया जाने वाला संबंध ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है रेखीय व अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध। यानी कि परिवर्तन के अनुपातों के आधार पर यदि हम इनका अध्ययन करें, तो दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात यदि स्थायी कांस्टेंट रेशियो हो, तो उनके मध्य में पाए जाने वाला संबंध से रेखीय सहसंबंध कहलाता है। इसके विपरीत यदि परिवर्तन का जो अनुपात है वो स्थायी नहीं हो, अस्थिर हो, परिवर्तनशील हो, तो उनके मध्य में पाया जाने वाला सहसंबंध अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। अब तीसरा जो प्रकार है वो सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। सरल सहसंबंध क्या होता है? जब दो चर मूल्यों के मध्य में सहसंबंध ज्ञात करें तो उसे सरल सहसंबंध कहते हैं। दूसरा होता है जब दो से अधिक चर मूल्य हों और उनमें सबको स्थिर मानते हुए केवल दो के मध्य में ही ज्ञात किया जाए तो उसे बहुगुणीय सहसंबंध कहते हैं। और जब तीसरा आंशिक, जब अनेक चर मूल्य हों और सब में आपस में अध्ययन किया जाए तो उसे आंशिक सहसंबंध कहते हैं। अब इसका हम आगे देखें तो सहसंबंध की मात्रा बताई गई है। सहसंबंध की मात्रा -1, 0 और +1 के मध्य में होती है। पूर्ण सहसंबंध क्या होता है? पूर्ण सहसंबंध जब सहसंबंध का मान +1 या -1 के मध्य -1 हो, तो जो सहसंबंध होता है वो पूर्ण सहसंबंध कहलाता है। रेखा चित्र में हम देख रहे हैं, धनात्मक जो +1 सहसंबंध है वो धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होगी। इसके विपरीत पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध जिसका मान -1 होता है, उसकी रेखा -1 यानी कि ऋणात्मक ढाल वाली पूर्ण एक रेखा होगी, जिसे ऋणात्मक से इकाई सहसंबंध या पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। जब सहसंबंध की अनुपस्थिति होती है, सहसंबंध का अभाव होता है, तो उनके मध्य में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, तो इसका मान 0 होता है और सहसंबंध का अभाव रेखा चित्र B में दिखाया गया है। और जब तीसरा है सहसंबंध की सीमित मात्रा, सहसंबंध 0 और 1 के मध्य में जब होता है तो सीमित सहसंबंधों की मात्रा होती है। इसमें उच्च सहसंबंध होता है 0.75 से 1 के मध्य, मध्यम होता है 0.25 से 0.75 के मध्य, और जो निम्न सहसंबंध होता है वो 0 और 0.25 के मध्य में पाया जाता है। इस प्रकार पूर्ण सहसंबंध का मान प्लस या -1
उच्च सहसंबंध का मान 0.75 से 1 के मध्य, मध्यम सहसंबंध का मान 0.25 से 0.75 के मध्य, निम्न सहसंबंध का मान 0 से 0.25 के मध्य और सहसंबंध की अनुपस्थिति होती है 0 में। अब सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनका हम ज्ञात अध्ययन करेंगे। तो सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधि है वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति विधि। अब कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक हम देखें तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो कार्ल पियर्सन ने ही ज्ञात किया था। प्रसिद्ध प्राणी शास्त्र थे कार्ल पियर्सन, जिन्होंने इसका अध्ययन इस विधि के बारे में बताया। और ये एक आदर्श माप है। आदर्श माप इसलिए है कि इसमें दिशा की जानकारी होती है। धनात्मक चिन्ह, धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह हैं इसमें आते, जब हम मान ज्ञात करते हैं तो आते हैं। और ये धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को व्यक्त करता है और ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को व्यक्त करता है। इसके अलावा इसका जो मान होता है वो -1, 0 और +1 के मध्य में होता है। जब -1 है तो -1 में ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध, 0 का सहसंबंध की अनुपस्थिति और +1 का मध्य धनात्मक पूर्ण सहसंबंध इसका मान होता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता क्या है हम देख रहे हैं। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है इसे निकालने के लिए श्रेणियों के सह विचरण में दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलनों के गुणनफल का भाग दे दिया जाता है। जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, x और y का सह विचरण में सिग्मा x और सिग्मा y का भाग देने पर कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात हो जाता है। अब सह विचरण ज्ञात करते हैं सिग्मा dx dy अपॉन n का होल अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। यदि सिग्मा x और सिग्मा y का मान कई बार हमें प्रसरण के रूप में भी दे दिया जाता है तो प्रसरण का अंडर रूट यानी कि वेरिएंस x डॉट वेरिएंस y का अंडर रूट लेने पर प्रसरण x और प्रसरण y का अंडर रूट लेने पर सिग्मा x और सिग्मा y ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो है सिग्मा dx dy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। ये इसका मूल सूत्र है जिसके द्वारा इसको ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल सेटअप देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए जो प्रत्यक्ष विधि है जिसमें कि हम समांतर जो माध्य है उसके द्वारा अज्यों में रियल मीन के द्वारा विचलन लेकर के सहसंबंध के गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम देखेंगे। तो दो सब्जेक्ट हैं, लेखाकर्म और सांख्यिकी। लेखाकर्म में जो x है, x जो टेबल दी हुई है इसमें 10 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो दिखाए गए हैं, जो हैं 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 एंड लास्ट 60। और इन सब का जो सिग्मा x है वो दिया हुआ है 610 यानी कि 610। और 610 से x बार ज्ञात करने के लिए हम n 10 का भाग देंगे तो हमारा x बार आ जाता है 61। और 61 से जब हमने रियल मीन से जो विचलन लेते हैं डेविएशन फ्रॉम 61 यानी कि डेविएशन फ्रॉम रियल मीन, तो हमारा जो dx आता है वो आता है 45 माइनस 61 यानी कि 16 माइनस के 70 माइनस 16 यानी कि प्लस के 9, 65 माइनस 61 यानी कि प्लस के 4, 30 माइनस 61 यानी कि माइनस के 31, 90 माइनस 61 यानी कि प्लस के 29, 40 माइनस 61 यानी कि माइनस के 21, 50 माइनस 61 यानी कि माइनस के 11, 75 माइनस 61 यानी कि प्लस के 14, 85 माइनस 61 यानी कि प्लस के 24 और 60 माइनस 61 यानी कि माइनस के 1। और ये हमें पता है, जब हमने मीन पढ़ा था उस समय हमें बताया दिया गया था कि जो रियल मीन से जब विचलन लिया जाता है तो उन विचलनों का योग क्या होता है, 0। जब इनके विचलनों को लिया जाएगा तो प्लस और माइनस से हमें क्या ज्ञात होगा, 0। और dx से d स्क्वायर x जब हम करते हैं तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 9 का 81, 4 का 16, 31 का 961, 29 का 841, 21 का 441, 11 का 121, 14 का 196, 24 का 576 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 यानी कि सिग्मा d स्क्वायर x का मान हो गया 3490। अब हम y सांख्यिकी जो अंक हैं उनको लेते हैं। सांख्यिकी जो अंक हैं वो हैं 35, 90, 70, 40, 95, 40, 60, 80 और 50। तो सिग्मा y जो लेते हैं, सिग्मा y का जो योग है वो है 640
और जो 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थियों का भाग देते हैं तो अपना आता है 64, जो y का रियल मीन है 64। अब 64 से जो विचलन लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम 64 लेते हैं, तो जो डी वाई आता है वो आते हैं माइनस के 29, प्लस के 26, प्लस के 6, माइनस के 24, प्लस के 31, माइनस के 24, माइनस के 4, प्लस के 16, 16 एंड देन 14। अब डी वाई का जो योग है वो भी हमें पता है, रियल मीन से लेने पर डी वाई का जो योग आता है वो आता है 0, और डी स्क्वायर वाई जो लेते हैं वो 29 का स्क्वायर यानी कि 841, 26 का स्क्वायर यानी कि 7676, 6 का स्क्वायर 36, 24 का स्क्वायर 576, 31 का स्क्वायर 961, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 एंड देन 256 और 14 का स्क्वायर 196। तो सिग्मा डी स्क्वायर का मान हो गया 4390। और डी एक्स डी वाई जो लास्ट कॉलम है, ये डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एक्स है माइनस के 16, डी वाई है माइनस के 29, इनका मल्टीप्लाई है 464। इसी तरह प्लस के 9 डी एक्स हैं और डी वाई है प्लस के 26, इनका मल्टीप्लाई है 234, प्लस के 4 और 36 का मल्टीप्लाई हो गया 24। इसी तरह से 744, 899, 504, 44, 224, 384 एंड देन 14। और सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान हम देखते हैं 3535। तो ये हमें सब टोटल प्राप्त हो जाते हैं। सिग्मा एक्स का मान 610, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एक्स का मान है 3490, सिग्मा वाई का मान है 640, सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान है 4390 और सिग्मा डी एक्स डी वाई है 3535। अब हम जो कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि सहज संबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डॉट सिग्मा डी स्क्वायर वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई है 3535 अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है 3490 और सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान है 4390। इनको मल्टीप्लाई करके नीचे 3490 और 4390 को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लेते हैं तो आता है 3914.22, जिसका 3535 में भाग देते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है प्लस में 0.903। इस तरह से रियल मीन के द्वारा जब डेविएशन ले करके उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात किया जाए तो उसका मान आता है प्लस 0.903। तो ये रियल मीन से कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करने का एक मेथड था। अब एक और मेथड देखते हैं जिसमें रियल मीन से लिया जा रहा है सहसंबंध गुणांक का। एक बार और परिकलन करते हैं। हमारे पास एक्स और वाई दो टेबल हैं। एक्स के जो अंक हैं 2, 4, 5, 6, 8 और 11 है। सिग्मा एक्स का मान आ गया 36 और 36 में जब 6 का भाग देते हैं तो एक्स बार आ जाता है 6 और एक्स बार 6 से जब हम डेविएशन लेते हैं, विचलन लेते हैं तो हमारा डी एक्स आता है -4, -2, -1, 0, प्लस के 2 और प्लस के 5। तो इनका हम योग देखते हैं तो योग आता है 0, यानी कि जो योग 0 आने का मतलब हमने जो विचलन लिए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। इसके बाद इसका सिग्मा डी स्क्वायर एक्स करते हैं तो 4 का 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान हो गया 50। इसी तरह वाई सीरीज लेते हैं 18, 12, 10, 8, 7 और 5। इनका जब टोटल करते हैं तो सिग्मा वाई आता है 60 और वाई बार आ गया 60/6 यानी कि 10। अब सिग्मा डी वाई यानी कि डेविएशन फ्रॉम रियल मीन से जब हम 10 को रियल मीन मानते हुए इसका विचलन लेते हैं वाई सीरीज़ का तो हमारा डी वाई आता है 8, 2, 0, 2, -3, -5 और इनको हम आपस में देखते हैं तो 8 और 2 10 और नीचे 5, -5, -3 और -2 यानी कि 10, यानी कि डी वाई का मान है हमारा 0, यानी कि रियल मीन से जो विचलन लिया गया एकदम एग्जैक्टली राइट। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, यानी कि इन सब का योग हो गया 106। अब 106 को हम देखते हैं सिग्मा डी स्क्वायर वाई और लास्ट जो कॉलम है वो है डी एक्स और डी वाई, यानी कि डी एक्स है -4, डी वाई है प्लस का 8 यानी कि -32,
इसी तरह माइनस का 2 प्लस का 2 यानी कि माइनस के 4, -1 0 से करेंगे तो 0, 0 को -2 से करेंगे तो 0, प्लस के 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस के 6, और प्लस के 5 को माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस के 25, और हमारा जो टोटल आता है सिग्मा dx dy वो आता है माइनस का 67। अब रियल मीन से जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d² x डॉट सिग्मा d²y। अब सिग्मा dx dy का मान है माइनस के 67, सिग्मा d²x का मान है 50 और सिग्मा d²y का मान है 106। तो इनको निकालते हैं अपन फॉर्मूले से, तो हमारा आता है 72.8 और जिसको 67 में भाग देते हैं तो माइनस के 0.92। तो इस तरह से हमें नीचे उत्तर में लिख के भी आना चाहिए कि इनके मध्य में उच्च मात्रा का ऋणात्मक सहसंबंध है जिसका मान माइनस 0.92 है। तो ये रियल मीन से कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करने का एक और एग्जाम्पल, एक और फॉर्मूला। तो इस तरह से रियल मीन से कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। अब यदि रियल मीन की जगह अज्यूम्ड मीन लेकर के अज्यूम्ड मीन के द्वारा यदि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करें तो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। अज्यूम्ड मीन में टेबल बनाना आसान रहता है क्योंकि रियल मीन में कई बार पॉइंटों में रियल मीन निकलता है, तो पॉइंटों को माइनस करना और फिर उसका स्क्वायर करना बड़ा टिपिकल वर्क हो जाता है। तो जब अज्यूम्ड मीन से किस तरह से करते हैं तो हमारे पास सीरीज दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, एक्स हम देख रहे हैं 44, 46, 46, 48, 52, 54, 54, 56, 60 एंड देन 60। अब हम अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं 54 और 54 अज्यूम्ड मीन लेकर के इसका विचलन ज्ञात करें तो हमारा 44 माइनस 54 यानी कि माइनस के 10, 46 माइनस 54 यानी कि माइनस के 8, 46 माइनस 54 यानी कि माइनस के 8, 48 माइनस 54 यानी कि माइनस के 6, 52 माइनस 54 यानी कि माइनस के 2, 54 में से 0, 54 का डेविएशन 0, 56 माइनस 54 का डेविएशन 2, 60 माइनस 54 का डेविएशन 6 एंड देन लास्ट 60 माइनस 54 का डेविएशन 6। अब हम इनको आपस में सिग्मा dx निकालें तो माइनस माइनस की संख्या 1 और प्लस प्लस की संख्या 1 जोड़ें तो हमारा dx आता है माइनस के 20 और सिग्मा d²x आता है 10 का 100, 8 का 64, 8 का देन 64, 6 का 36, 2 का 4, 0 का 0, 0 का 0, 2 का 4, 6 का 36 एंड देन 6 का 36 और इनका सबका सिग्मा d²x का टोटल आता है 344। अब हम वाई सीरीज़ को लेते हैं तो वाई सीरीज़ में हमारे आते हैं 36, 40, 42, 40, 44, 44, 46, 48, 50 एंड देन 52 और हमने अज्यूम्ड मीन लिया 44 और अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेते हैं तो हमारा आता है 36 माइनस 44 यानी कि माइनस के 8, 40 माइनस 44 यानी कि माइनस के 4, 42 माइनस 44 यानी कि माइनस के 2, 40 माइनस 44 यानी कि माइनस के 4 और 4 से हमने किया तो 0, फिर 44 का 0, 44 का 0 और 46 माइनस 44 का 2, 48 माइनस 44 का 4, 50 माइनस 44 का 6 और 52 माइनस 44 का 8 और हम जब इनको आपस में टोटल करते हैं माइनस माइनस के होते हैं 8 और 4 12, 20 में 14 और 4 18, माइनस के 18 और प्लस के 20 यानी कि सिग्मा dy का मान आता है प्लस के 2 एंड देन हम देखते हैं कि सिग्मा d²y होता है 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 एंड देन 6 का 36 और 8 का 64 और सिग्मा d²y का मान होता है हमारा 220 और सिग्मा dx dy का मान हम देखें तो 80, 32, 16, 24, 0, 0, 0, 8, 36 और 48 यानी कि सिग्मा dx dy का मान है 244। अब हम ये सारा हमारा एक साथ हो गया, कुछ टेबल सेम है, टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। टेबल में x अज्यूम्ड मीन से डेविएशन ले रहे हैं dx, इसका स्क्वायर d²x, इसी तरह से y अज्यूम्ड मीन 44 लेकर के dy और इसका स्क्वायर d²y और देन dx और dy। अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करें तो हमारा फॉर्मूला आता है माइनस dx dy सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy अपॉन n का होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा d²x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा d² y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n।
अब हम टेबल से मान रखें तो सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान 244 जो हमने इसमें रख दिया। इसके बाद सिग्मा डी एक्स का मान है -2 जो 20 जो हमने रख दिया, माइनस सिग्मा डी वाई का मान है +2 जो हमने इसमें रख दिया, अपॉन 10 विद्यार्थियों की संख्या है का अंडर रूट 344 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान है -20 सिग्मा डी एक्स है और 10 है अपॉन n। इसी तरह सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान है 220 और सिग्मा डी वाई का मान है 2 का होल स्क्वायर अपॉन 10। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को सोल्व करते हैं तो 10 जो टू द 20 में 10 का भाग दिया तो -2 -4 40 में और +4 बन के हो जाते हैं 248 244 + 4 यानी कि 248। इसी तरह 344 -20 से -2 में 10 टू द 22 और -4 आने से 344 -4 और इधर हमने देखें इसका स्क्वायर है और दूसरा 220 -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 10 का भाग दिया तो 0.4 220 में से 0.4 माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंडर रूट लेते हैं तो आता है 258.38 और उसको 248 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है +9598 यानी कि उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध। तो ये था हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट अज्यूम्ड मीन के द्वारा। तो हमने दो प्रकार से अज्यूम्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला हमने अज्यूम्ड मीन से और रियल मीन से। रियल मीन में हम पहले रियल मीन ज्ञात करते हैं सिग्मा x अपॉन n या सिग्मा y अपॉन n के द्वारा और फिर उससे डेविएशन लेकर के फिर उससे कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। उसमें रियल मीन निकालने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है क्योंकि बड़ी सीरीज़ में पॉइंटों में आंसर आ जाते हैं रियल मीन के, तो उनसे हमें dx और dy लेने में दिक्कत होती है, उसका स्क्वायर करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पे अगर अज्यूम्ड मीन से लेते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा टफ पड़ता है, कैलकुलेशन हार्ड होती है, लेकिन हमें जो सीरीज़ है इसको बनाने में बहुत ही आसानी रहती है, आसानी से इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो ये कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट था जो हमने रियल मीन और अज्यूम्ड मीन के द्वारा ज्ञात किया। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट सह विचरणों में कोवेरिएंस में दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलनों का भाग देने पर ज्ञात किया जाता है। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है और हमें यह भी पता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये एक विमाहीन राशि है। ये जरूर ध्यान रहनी चाहिए कि एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि का मतलब इसमें एक निरपेक्ष शुद्ध अंक है जिसमें तुलना मापदंड और पैमाने में परिवर्तन से जो ये प्रभावित नहीं होता है, अर्थात x और y सीरीज के सभी मूल्यों में किसी भी स्थिरांक को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या फिर मल्टीप्लाई गुणा कर दिया जाए या फिर डिवाइडेड यानी कि भाग दे दिया जाए तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है हमेशा के लिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में ज्ञात करने के लिए यदि सीरीज में किसी भी संख्या का भाग जा रहा हो तो भाग देकर के उसको छोटा किया जा सकता है। पूरी सीरीज को, किसी एक अंक को नहीं, पूरी सीरीज को छोटा किया जा सकता है। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेड का कोई भी असर नहीं होता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो सवाल हैं इसमें जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर, इनके मध्य से संबंध ज्ञात करने के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं या फिर इसमें आयु, खेलने की आदत के मध्य से संबंध ज्ञात करवाया जा सकता है। तो इस तरह के जो सह संबंध आते हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत ही आसानी से और अज्यूम्ड मीन या रियल मीन लेकर के हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब सह संबंध गुणांक में हम देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो तीनों विशेषताएं हमें याद रखनी है। पहली जो विशेषता है वो सह संबंध गुणांक की सीमा है। सह संबंध गुणांक की जो मान है वो -1 और +1 के बीच में रहता है। -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि इसका मान हमेशा पॉइंटों में आता है, माइनस और प्लस पॉइंट। तो -1 0 और +1 इसका मान होता है। दूसरा सह संबंध गुणांक की जो विशेषता है वो है एक विमाहीन गुणांक है, किसी भी अंक से प्रभावित नहीं होता है। इसमें कोई भी स्थिरांक पूरी सीरीज में जोड़ दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइडेड कर दिया जाए तो सह संबंध गुणांक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा जो प्रतीप गमन गुणांक हैं जिसको कि नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन, उनका मल्टीप्लाई का अंडर रूट सह संबंध गुणांक के बराबर होता है। तो r बराबर √bxy और byx ये प्रतीप गमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है सह संबंध गुणांक।
अब एक उसके बाद हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो है संभाव्य विभ्रम, प्रॉब्लम ऑफ एरर। प्रॉब्लम ऑफ एरर क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एरर कार्ल पियर्सन ने बताया था कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम वह राशि है जिसे सहसंबंध गुणांक में जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो ऐसी संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं जिनके अंतर्गत दैव्य प्रतिचयन के आधार पर छांटे गए मूल्यों के सहसंबंध गुणांक में पाए जाने की समान संभावनाएं होती हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ एरर ज्ञात कैसे किया जाता है? प्रॉब्लम ऑफ एरर ज्ञात करने का फॉर्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। प्रॉब्लम ऑफ एरर का ज्ञात करने का फॉर्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ये इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो सहसंबंध गुणांक इसके द्वारा ये प्रॉब्लम ऑफ एरर ज्ञात किया जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ एरर को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर भी सहसंबंध गुणांक का मान अधिक है तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध सार्थक है, सिग्निफिकेंस है, अर्थपूर्ण है। और यदि सहसंबंध गुणांक का मान कम हो जाता है तो दोनों श्रेणियों के मध्य सहसंबंध अर्थपूर्ण नहीं है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम ऑफ एरर जिसका फॉर्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, इसको प्रॉब्लम ऑफ एरर 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, प्रॉब्लम ऑफ एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यदि सहसंबंध गुणांक का मान अधिक है तो सहसंबंध गुणांक सार्थक है, अर्थपूर्ण है, सिग्निफिकेंस है, अन्यथा सहसंबंध गुणांक अर्थपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना था। सहसंबंध गुणांक हमने ज्ञात किया। इसमें विशेष जो ध्यान देने वाली बात है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें 2 प्रकार की विधियाँ हैं, अज्यूम्ड मीन और रियल मीन लेकर के। अज्यूम्ड मीन से आसानी से हमें सीरीज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। और रियल मीन से हमें अगर पूर्णांकों में मान आता है तो रियल मीन के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। और जो फॉर्मूला होगा रियल मीन का वो होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डॉट सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो इस तरह से हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ये कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक था। अब हम इसके बाद जो ज्ञात करेंगे वो स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति है। स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति इसके बाद ज्ञात करेंगे। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के एग्जाम्पल्स आप सब लोगों को करने हैं। इसको एक बार बहुत ही ध्यान से देखना है कि सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड शो में हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति। बहुत बहुत धन्यवाद।